Assalamu alaikum everyone. Welcome to CP314 EEE 314 Data Communications and Computer Networks lecture number 7 of online teaching phase 2. आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क लेयर की और दिस विल बी कंटिन्यूशन टू द लास्ट लेक्चर जो कि हमने नेटवर्क लेयर का पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क लेयर के इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को देखा था। नेटवर्क लेयर के ऊपर जो सर्विस मॉडल्स ऑफर किए जाते हैं उनके बारे में देखा था और दो तरह के नेटवर्क्स की हमने स्टडी की थी, दैट वर द डेटाग्राम नेटवर्क्स एंड द वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। ठीक है, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि डेटाग्राम नेटवर्क्स को कंटिन्यू करें और डेटाग्राम नेटवर्क्स में हम लोग देखें कि आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। उसके अलावा आपका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4 है वो क्या है, IP वर्जन 4, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस करेंगे, IP वर्जन 4 की और दूसरी खसूसियात को देखा जाएगा और उसके अलावा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को देखेंगे। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो कि नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ होता है उसका ओवरव्यू लिया जाएगा और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को इंशाल्लाह ताला हम लोग आज कवर अप करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू नो कि आपके पास IP एड्रेसिंग कैसे होती है, क्योंकि आपके पास जो IP वर्जन 4 है वो यूज़ किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 फॉर IP एड्रेसिंग, फॉर नेटवर्क लेयर एड्रेसिंग। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग। तो नेटवर्क के ऊपर आपके पास जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है उसके लिए हम लोग IP वर्जन 4 यूज़ करते हैं। वैसे तो IP वर्जन 6 भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग IP वर्जन 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's lecture of Data Communications and Computer Networks, course code EEE 314 CP314 for telecommunication stream and computer engineering students. आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे उसके अंदर एक इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का टॉपिक होगा, जो कि हमारी कोशिश तो ये थी कि हम पिछले लेक्चर में कवर कर लेते, बट ड्यू टू द लेंथ ऑफ द कंटेंट्स आई डिसाइडेड टू चेंज इट। और आज हम लोग ICMP वर्जन हम लोग देखेंगे IP वर्जन 4 के लिए, और उसके अलावा हम लोग IP वर्जन 6 देखेंगे कि जो हमारा IP वर्जन 6 है उसका क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों हम लोगों ने IP वर्जन 6 बनाया, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं IP वर्जन 4 के साथ, और IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 आपस में को एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के साथ। जी, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल फॉर वर्जन IP वर्जन 4। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर के ऊपर ट्रबल शूटिंग और एरर रिपोर्टिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है दैट इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आप लोगों ने ये प्रोटोकॉल यूज़ किया है ऑलरेडी, आप लोगों ने इसको वायरशार्क के ऊपर भी देखा है और लैब्स के अंदर आप लोगों ने पिंग्स की करते हैं, आप लोग वायरशार्क के ऊपर जब मॉनिटर किया था, ट्रेस राउट किया था, तो बेसिकली ICMP के मैसेजेस ही उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग स्लाइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर देखें तो इस मैसेज के अंदर टाइप और कोड और उनकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब इसमें से एक टाइप 8 कोड 0 आपको एको मैसेज नज़र आ रहा होगा, एक एको रिक्वेस्ट नज़र आ रही होगी और एक आपको टाइप 0 कोड 0 एको रिप्लाई सबसे पहले नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको पिंग और पिंग का रिप्लाई है।
जो आप लोग जब पिंग करते हैं किसी डेस्टिनेशन को, तो जो मैसेज ICMP का जाता है दैट इज़ इको रिक्वेस्ट। तो इको रिक्वेस्ट के अंदर आप लोग टाइप 8 और कोड 0 रख के भेजते हैं, और जब डेस्टिनेशन के पास ये मैसेज पहुंचता है तो डेस्टिनेशन वापस सोर्स को मैसेज भेजती है ICMP का, और उसके अंदर वो एको का रिप्लाई का मैसेज भेजती है विद टाइप 0 कोड 0। ठीक है। तो आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि पिंग करते हुए अक्सर मुझे डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ जाता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ जाता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाता है। ठीक है। तो ये जो सारे मैसेज होते हैं ये डिफरेंट आईसीएमपी के मैसेज होते हैं जो कि इंटरप्रेट किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड कोड ऑफ द मैसेजेस। ठीक है। अब ये बेसिकली आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर ये यूज़ हो रहा होता है आईसीएमपी, और काइंड ऑफ एज आईपी डेटाग्राम्स आप लोगों का ये डेटा जो है वो जाता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जिसको भी आपने फॉर एग्जांपल पिंग की है या जिसको भी आप लोग चेक कर रहे हैं, कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, आप लोग राउट ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ कि आपको यहाँ पे एक टाइप 11 कोड 0 का भी पता होना चाहिए, दैट इज़ TTL एक्सपायर्ड, जिसको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे भी। एक एग्जांपल देखते हैं आईसीएमपी के प्रोटोकॉल के मैसेजेस की, जिसमें हम लोग ट्रेस राउट की बात करते हैं कि ट्रेस राउट जो है वो आईसीएमपी को कैसे यूज़ करता है। चलें आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ट्रेस राउट का अगर आपको याद हो तो आप लोग डेस्टिनेशन तक राउट्स ट्रेस करते हैं, और रास्ते में जितने भी हॉप्स आ रहे होते हैं उन हॉप्स को आप लोग 3 प्रॉप्स भेजते हैं, और उन प्रॉप्स का रिप्लाई आता है, और आप लोग बेसिकली ये देखते हैं कि आपका हर जो इंटरमीडिएट हर नेक्स्ट हॉप है उस तक डेटा पहुंचते हुए और रिप्लाई आते हुए आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। तो ट्रेस राउट कभी google.com की तरफ करके देखें, अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और ट्रेस RT लिखें, स्पेस डालें, www.google.com करें, तो google.com तक की डेस्टिनेशन तक जितने भी रास्ते में आपके रूटर्स आएंगे हर रूटर को 3 प्रोब्स भेजे जाएंगे। ठीक है। पहले आप जो रास्ते में पहला रूटर आ रहा है उसको 3 प्रोब्स भेजेंगे, उन 3 का रिप्लाई आएगा। जब वो रिप्लाई आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप उससे अगले वाले रूटर को 3 प्रोब्स भेजेंगे, फिर आप उससे अगले रूटर को 3 प्रोब्स भेजेंगे, और करते करते आप लोग तब तक ये 3 प्रोब्स भेजते रहेंगे कि जब तक या तो आपकी रूटर की जो लिमिट है वो पूरी ना हो जाए, कि आपके जो है वो फाइनली जो है वो आपको ये पता चल रहा है कि यार इससे आगे मेरा नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो आई गेस ट्रेस राउट जो है वो 30 हॉप्स तक जा सकता है। ठीक है। तो या तो तब तक आप लोग देखते रहेंगे, या फिर आप तब तक प्रोब करते रहेंगे जब तक कि आप डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। तो फाइनल प्रोब आपका ऐसे केस में डेस्टिनेशन को होगा। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि सोर्स जो है वो यूडीपी के सेगमेंट्स की भेजती है और टीटीएल स्टार्ट में 1 रखती है। ठीक है। टाइम टू लिव की वैल्यू आपको पता है कि दैट इज फॉर यूज्ड एज अ मैक्सिमम हॉप लिमिट। तो डेस्टिनेशन तक जब आप लोगों ने डेटा भेजना है तो आप लोगों ने टीटीएल को रखा 1। तो टीटीएल को 1 रखने का मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा तो कहाँ तक जा रहा है, डेस्टिनेशन तक जा रहा है, बट पहले ही राउटर के ऊपर क्या होगा, टीटीएल को डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा 1 से 0, क्योंकि एट एवरी राउटर द टीटीएल इज वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो व्हाट विल हैपन देयर इज कि टीटीएल जब आपके पास 1 से 0 होगी तो इसका मतलब है कि आपकी टीटीएल एक्सपायर होगी। तो टीटीएल एक्सपायर वाला आपको आईसीएमपी का मैसेज रिप्लाई के अंदर जाएगा। तो जब आप प्रोब भेजेंगे तो प्रोब का रिप्लाई क्या जाएगा, टीटीएल एक्सपायर हो गई भाई। तो ये मैसेज क्या होगा, टाइप 11 कोड 0 का मैसेज होगा। ये मैसेज आपके पास पहली दफ़ा जाएगा, फिर आप दोबारा प्रोब भेजेंगे उसका भी यही मैसेज आएगा, तीसरी प्रोब भेजेंगे उसका भी मैसेज ये जाएगा। अब जब तीनों दफ़ा जब मैसेज आ रहा है एवरी टाइम, अब सोर्स क्या कर रही है, सोर्स को ये आईसीएमपी का मैसेज मिल रहा है टाइप 11 कोड 0 वाला। सोर्स को ये मैसेज मिलता है और सोर्स क्या करती है, सोर्स रिकॉर्ड कर लेती है कि अच्छा मुझे इतनी देर में इसका रिप्लाई आया। ठीक है। तो वो आपको पता चल जाता है कि इतनी देर में आपका राउंड ट्रिप टाइम में आपका रिप्लाई आ रहा है। एक दफ़ा हो जाता है, फिर आप टीटीएल को 2 करते हैं, टीटीएल को 2 करने के बाद आप लोग देखते हैं, ठीक है, फिर टीटीएल को 3 करने के बाद आप लोग देखते हैं, फिर टीटीएल को 4 करने के बाद आप लोग देखते हैं। टीटीएल 2 करेंगे फॉर एग्जांपल तो क्या होगा कि दूसरे राउटर तो पहले राउटर के ऊपर जाएगा, टीटीएल को क्या कर दिया जाएगा, 2 से 1 डिक्रीमेंट करके 1 कर दिया जाएगा, और डेटा को फॉरवर्ड कर देंगे आप टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। जो सेकंड राउटर आएगा वहाँ पे क्या होगा, टीटीएल को 1 से 0 पे कर दिया जाएगा। 0 पे होगा तो टीटीएल एक्सपायर हो जाएगा। अब जो दूसरा राउटर है वो क्या रिप्लाई करेगा आईसीएमपी का मैसेज, वो भी रिप्लाई करेगा टाइप 11 कोड 0। तो टाइप 11 कोड 0 का जब मैसेज उस प्रोब का वापस जाएगा, तो सोर्स को ये जब मैसेज मिलेगा आईसीएमपी का रिप्लाई, तो उससे उसे क्या पता चलेगा सोर्स को,
सो उसको ये पता चलेगा कि कितनी देर में उसका रिप्लाई आया है और उसने वो टाइम जो है वो अपने पास सेव कर लेना है और वो टाइम बेसिकली आपको ट्रेस आउट करते हुए शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा करते करते जब TTL 5 हुई तो इसका मतलब है पांचवें राउटर के ऊपर जाके आपकी TTL की वैल्यू जीरो हो जाएगी। TTL की वैल्यू जीरो होगी तो आपकी ICMP का मैसेज पांचवा राउटर क्या करेगा, टाइप 11 कोड जीरो, दैट इज TTL एक्सपायर्ड। और इसी तरह करते करते ये तब तक होता रहेगा जब तक कि या तो आपका जो सेगमेंट है UDP का, या तो वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच ना जाए। ठीक है, अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, डेस्टिनेशन उसे रिप्लाई करेगा। ठीक है, अब डेस्टिनेशन अगर तो रिप्लाई कर देता है कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, तो फिर तो ठीक है, उसने अपने आप को रिकॉर्ड कर देना और आपको ये बता देना कि ट्रेस आउट करते हुए वी रीच द डेस्टिनेशन एंड दिस इज अ स्टॉपिंग क्राइटेरियन। ठीक है, या फिर सोर्स रुक जाती है प्रोब करते हुए। अब सोर्स क्यों रुकेगी, जब उसकी TTL की जो लिमिट है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ट्रेस राउट के हमने कहा था कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ हॉप्स तक हम लोग राउट को ट्रेस करते हैं, उससे ज्यादा नंबर ऑफ हॉप्स के ऊपर राउट्स ट्रेस नहीं होते। ठीक है, तो या तो सोर्स रुक जाती है या फिर सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका ट्रेस राउट कंप्लीट हो जाता है, तो आपका स्टॉपिंग क्राइटेरियन हो जाता है। या फिर डेस्टिनेशन जो है वो ICMP का मैसेज पोर्ट अनरीचेबल वाला आपको रिप्लाई कर देता है। तो ये तीन ही क्राइटेरिया हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपका ट्रेस राउट जो है वो रुक जाता है। तो दिस इज हाउ ट्रेस राउट uses ICMP messages to record how much time it takes to reach a specific host in the path towards the destination. ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट IP वर्जन 6 नाउ। जब IP वर्जन 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं तब भी आपको मसले मसाइल IP वर्जन 4 के बता रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर IP वर्जन 4 की बात की जाए तो IP वर्जन 4 का साइज 32 बिट्स का, तो टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस जो कि यूजेबल है इन 32 बिट्स फील्ड इज 2 रेज़्ड टू पावर 32 माइनस 1। बेसिकली जब ऑल ऑक्टेट्स 1 हो जाते हैं मेरे, तो दैट इज द हाईएस्ट IP नंबर दैट यू कैन एक्चुअली यूज। The problem with those IP addresses is कि अगर मैं 2 raised to power 32 माइनस 1 की बात करूं तो वो तकरीबन 4.29 गीगा नंबर्स बनते हैं, या 4.29 इंटू 10 raised to power 9, 4.2 बिलियन IP एड्रेसेस, 4.25 अरब, 4 अरब लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ मल्टीकास्ट के एड्रेसेस हैं, कुछ उसमें प्राइवेट एड्रेसेस हैं, जिसमें 10.0 की फील्ड है वही, 192.168.1 की सीरीज हो गई। ठीक है, तो ये सब IP एड्रेसेस अगर आप लोग निकाल दें तो अराउंड 4 बिलियन IP एड्रेसेस बनते हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि इस वक्त करंटली दुनिया की आबादी तकरीबन 7-7.5 अरब है। ठीक है, और उनमें से हम लोग ये कहते हैं कि तकरीबन आधी दुनिया की ऐसी आबादी है जो कि बड़ी रेगुलर और बड़ी मेजर यूज़र है इंटरनेट की। तो पर पर्सन बात करते हैं कि आपको कितने IP एड्रेसेस आजकल चाहिए होते हैं। ठीक है, पर हाउस होल्ड की बात कर लेते हैं, पर पर्सन की बात कर लेते हैं। तो एक बंदे के पास इस वक्त एटलीस्ट एक मोबाइल फ़ोन तो ऐसा होता है जिसमें उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, तो एक IP एड्रेस उसको वहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, उसके अलावा उसके हाउस होल्ड के अंदर डिफरेंट आइटम्स हो सकती हैं, आपकी स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर्स हो सकते हैं, स्मार्ट माइक्रोवेव अवन्स हो सकते हैं, स्मार्ट फ्रिज हो सकता है, आपके स्प्लिट हो सकता है, आपका जो होम मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्मार्ट हो सकता है। ठीक है, उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी की शायद ज़रूरत हो। आपका हो सकता है कि कुछ हाउस होल्ड ऐसे हों जिसके अंदर स्मार्ट TV है। ठीक है, तो तकरीबन आपको ऑन एन एवरेज 2 से 3 IP एड्रेस चाहिए होंगे। तो 2 से 3 अगर IP एड्रेस एक बंदे को चाहिए हो तो 4 अरब भी, अगर हम लोग 4 बिलियन लोग भी ऐसे लगाएं जो कि इंटरनेट रेगुलर यूज़ करते हैं, तो तकरीबन आपको 12 बिलियन IP एड्रेसेस चाहिए। ठीक है, आधी आबादी की अभी बात करें, अगर आधी आबादी को 2 से 3 IP एड्रेसेस चाहिए तो तकरीबन 9 से 12 बिलियन आपको IP एड्रेस चाहिए होंगे। जबकि आपको IP वर्जन 4 कितने बिलियन IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, सिर्फ 4.2 बिलियन IP एड्रेसेस। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि जैसे जैसे इस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा एडवांस हो रही है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, हमारी डिफरेंट डिवाइसेस को हम लोग स्मार्ट कर रहे हैं, हमारी इंडिजीनियस सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन्स इस वक्त बड़ी इंटेलिजेंट आ गई हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। ठीक है,
सेल्फ लर्निंग वॉशिंग मशीन्स हैं, सेल्फ लर्निंग आपके माइक्रोवेव ओवन्स हैं, सेल्फ लर्निंग आपके स्टोव्स हैं। तो अगर ऐसे चीज़ें अगर आप लोगों की आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही हैं, तो अभी मैंने बात वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की बाय द वे नहीं की। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की बात की जाए तो सेंसर नेटवर्क्स फॉर एग्जांपल आप लोग जो एयर पोल्यूशन यूज़ करने के लिए आप लोग जो सेंसर्स यूज़ करते हैं, आप लोग सी या वाटर पोल्यूशन यूज़ को मॉनिटर करने के लिए जो सेंसर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आपकी मेडिकल अप्लायंसेस हो गई, वो जो बेसिकली आप लोगों का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, तो आपको बहुत ही सारे आईपी एड्रेसेस चाहिए, जबकि आईपी वर्जन 4 इस काबिल नहीं है कि आपको इतने सारे आईपी एड्रेसेस दे सके। तो आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा है कि आईपी वर्जन 4 की जो एड्रेस स्पेस है वो ख़त्म होती जा रही थी, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन साइंटिस्ट ने ये निकाला कि एक नया इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो मुतारिफ करवाया जाए, उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6 नाम रखा। सिंस द स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन स्टार्ट हो गई हुई है, और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एलटीई था हमारे पास, एलटीई एडवांस्ड था, सेलुलर नेटवर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपके 5G नेटवर्क्स हैं, ये आपके जो है वो आईपी वर्जन 6 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी मैं मेजरली बात करूँ तो मेजरली आपके पास आईपी वर्जन 4 के आईपी एड्रेसेस भी यूज़ हो रहे हैं साथ साथ। जिस तरह अगर मैं अभी अपने कंप्यूटर की बात करूँ तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मैंने इसको आईपी वर्जन 4 का एक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जाके देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो आपको एक आईपी वर्जन 4 का एड्रेस मिला होगा और एक आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस मिला होगा। तो आईपी वर्जन 6 के ऊपर बेसिकली अभी माइग्रेशन आपकी चल रही है, एंड इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इतनी सारी डिवाइसेस को आ, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम लोग माइग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग कोर नेटवर्क की बात करें सॉरी, तो कोर नेटवर्क के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ राउटर्स, ठीक है, एंड ऑल दोज राउटर्स यूज्ड टू बी ओनली आईपी वर्जन 4 केपेबल। तो सिर्फ आईपी वर्जन 4 सपोर्टेड होता था। तो जब आईपी वर्जन 6 की बात करते हैं तो आईपी वर्जन 6 के अंदर आपकी ये कॉस्ट कोर नेटवर्क को भी अपग्रेड करने की आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास रिमूव हो रही हैं। बाकी अगर आईपी वर्जन 6 की बात की जाए तो आईपी वर्जन 6 के अंदर हम लोग देखते हैं कि चेंजेस हुई क्या थी। 32 बिट का आईपी एड्रेस था आईपी वर्जन 4 का, तो आईपी वर्जन 6 को हमने कहा कि ये एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए इन द फोर्सिबल फ्यूचर। तो साइंटिस्ट ने जो साइज डिसाइड किया दैट वाज अराउंड 128 बिट एड्रेस साइज। तो अब आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का होता है। तो 128 बिट के अंदर जो मैक्सिमम आपके पास आएंगे वो भी मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो 2 रेज टू पावर 128 करें, -1 कर दें, तो आपका जो है वो साइज निकल आता है। तो ये तकरीबन 3.4 इंटू 10 रेज टू पावर 38 दिस मच addresses these are available in IP version 6. So ये तो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स हैं, और इन द foreseeable future probably IP version 6 की एड्रेस स्पेस एग्जॉस्ट नहीं होने लगी, ठीक है। जो मेन खसूसियात है वो ये है कि IP version 6 का जो हेडर है वो भी बड़ा हो गया, क्योंकि उसकी जो एड्रेस था, एड्रेस बड़ा हो गया, तो इसलिए उसका जो आपका हेडर था, हेडर भी बड़ा करना पड़ा आपको। तो अब जो आपका हेडर है आईपी वर्जन 6 का वो तकरीबन 40 बाइट्स का होता है, ठीक है। आईपी वर्जन 4 के अंदर हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन रखी थी कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो पॉसिबल है, और उसके लिए सेकंड रो के अंदर 3 फील्ड्स होती थी हमारे पास, एक आइडेंटिफायर, फ्रेगमेंटेशन का फ्लैग, और तीसरा आपका फ्रेगमेंटेशन का ऑफसेट। इन तीनों को यूज़ किया करते थे, और इन तीनों का कलेक्टिवली साइज 32 बिट होता था, ठीक है, एक डेटाग्राम को छोटे छोटे डेटाग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। आईपी वर्जन 6 के अंदर ऐसी कोई फीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि आपको आईपी वर्जन 6 के डेटाग्राम की पता होनी चाहिए। तो अभी हम लोग आईपी वर्जन 6 का डेटाग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग आगे चल के देखते हैं। जी, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आईपी वर्जन 6 के डेटाग्राम का फॉर्मेट, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे नीचे वाली फील्ड की, दैट इज डेटा। नाउ व्हाट विल बी द डेटा इन देयर। यहाँ पे जो डेटा है वो आपका ऊपर की लेयर से जो मेरे पास जो सेगमेंट क्रिएट होके टीसीपी का या यूडीपी का आता है वो एज अ डेटा कंसिडर किया जाता है आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर,
और उस डेटा के ऊपर आप एक हेडर लगाते हैं जो कि डेटाग्राम नेटवर्क के अंदर या तो IP वर्जन 4 का होगा या IP वर्जन 6 का होगा। तो यहाँ पे जो इससे ऊपर की फील्ड है डेटा से ऊपर की, वो आपकी IP वर्जन 6 के डेटाग्राम का हेडर है, ठीक है। तो ये IP वर्जन 6 का हेडर साथ लग रहा है डेटा के, और एक IP वर्जन 6 का डेटाग्राम क्रिएट किया जा रहा है। अब यहाँ पे अब आप लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे IP वर्जन 4 के डेटाग्राम के हेडर से, तो देयर आर वेरी स्पेसिफिक एंड सटल चेंजेस, ठीक है। एक तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस है, वो अब आपका 128 बिट्स का हो गया। अगर 128 बिट्स की बात की जाए, तो दिस इज बेसिकली अराउंड 16 बाइट्स इन लेंथ। तो 16 बाइट्स का आपके पास सोर्स एड्रेस है और 16 बाइट्स का आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है। तो 32 बाइट्स तो आपके पास एड्रेसेस की ही हो गई IP वर्जन 6 के हेडर के अंदर। अब मैंने क्या कहा था कि आपके पास जो हेडर है दैट इज नाउ फिक्स्ड 40 बाइट्स इन लेंथ। तो बाकी की जो ऊपर की दोनों रोज हैं वो मेरे पास 32 बिट की विड्थ के साथ हैं, या 4 बाइट्स की हैं। तो 4 बाइट की पहली रो है, 4 बाइट की दूसरी रो है, 8 बाइट। 8 बाइट ये हो गई, 16 बाइट का सोर्स हेडर है और 16 बाइट का आपका डेस्टिनेशन हेडर है, एड्रेस है। सॉरी, सोर्स एड्रेस आपका 16 बाइट का और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका 16 बाइट का। तो टोटल आपके पास ये तकरीबन 40 बाइट्स बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेंज करें तो बिल्कुल IP वर्जन 4 की तरह IP वर्जन 6 की पहली रो की जो पहली फील्ड है दैट इज ऑफ वर्जन। तो यहाँ पे वर्जन पे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी IP वर्जन 6। उसके बाद आप लोग देखें कि प्रायोरिटी ये फील्ड है। अब ये प्रायोरिटी बेसिकली है कि आप लोग डेटाग्राम्स के अंदर आप लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने डेटाग्राम्स को, कि कौन सा डेटाग्राम जो है वो मेरा पहले जाना चाहिए और कौन सा डेटाग्राम जो है वो अगर बाद में भी चला जाए तो आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ पे काम आएगा? फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ यूजर इन योर नेटवर्क दैट इज पेइंग अ प्रीमियम प्राइस फॉर द सर्विसेज, ठीक है। जिस तरह अगर हम लोग बात करें तो हमारे सब्सक्राइबर्स के अंदर डायमंड सब्सक्राइबर्स होते हैं, गोल्ड सब्सक्राइबर्स होते हैं, प्लैटिनम सब्सक्राइबर्स होते हैं, सिल्वर सब्सक्राइबर, ब्रॉन्ज सब्सक्राइबर। तो इसी तरह से जो हाईएस्ट पेइंग प्रीमियम है उसकी प्रायोरिटी की फील्ड कुछ और होगी, जो वो हायर प्रायोरिटी के साथ होगा, जो कि ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहा है। और जो सबसे कम प्रीमियम पे कर रहा है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। तो ये प्रायोरिटी जो है ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंश्योर करने के लिए है, कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है वो यूजर्स को, उसको किस तरह से बेसिकली इंश्योर किया जाए, ठीक है। फ्लो लेबल है कि बेसिकली अगर एक ही आपके पास स्ट्रीम ऑफ डेटा जा रहा है तो आप फ्लो लेबल के अंदर उसको मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास कम्युनिकेशन हो रही है दो होस्ट के दरमियान, और दोनों होस्ट जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हुए जब डेटा सेंड करेंगे तो वो जो डेटा होगा वो एक सिंगल फ्लो का हिस्सा होगा, ठीक है। तो उस फ्लो से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे डेटा आएगा। नाउ दिस इज नॉट वेल डिफाइंड इन 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 द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। तो IP वर्जन 6 की अगर आप लोग IETF की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी खोलेंगे तो वहाँ पे भी इसको एज सच इतनी अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया गया। अब जिस तरह से आपके पास अपर लेयर के हेडर के लिए एक जगह होती थी IP वर्जन 4 के अंदर, इसी तरह से आपके पास ऊपर की लेयर के ऊपर आप TCP चला रहे हैं या UDP चला रहे हैं उसके लिए आपके पास नेक्स्ट हेडर की फील्ड है। सेम जिस तरह से IP वर्जन 4 के अंदर हमारे पास TTL की फील्ड होती थी फॉर द मैक्सिमम हॉप्स एंड यूज्ड टू बी डिक्रीमेंटेड बाय 1 एट ईच पासिंग हॉप। हर राउटर के ऊपर बेसिकली आप -1 कर दिया करते थे TTL की फील्ड को। तो यहाँ पे भी जो आपकी हॉप लिमिट है वो इसी चीज़ को बता रही है। उसके अलावा आपके पेलोड की लेंथ है कि आपका जो पेलोड है, जो डेटा की फील्ड है उसकी क्या लेंथ होगी, सोर्स एड्रेस है और डेस्टिनेशन एड्रेस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर IP वर्जन 6 का हेडर बनाती हैं। अगर आप लोग गौर करें और कंपेयर करें IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के हेडर्स को, तो आपको कुछ फील्ड्स ऐसी भी होंगी जो कि बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही होंगी। कुछ फील्ड्स के तो नाम चेंज हो गए। फॉर एग्जांपल, जो TTL टाइम टू लिव की फील्ड थी उसको हॉप लिमिट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आपकी यहाँ पे कुछ नई फील्ड्स आ गई जिस तरह प्रायोरिटी और फ्लो लेवल की फील्ड्स थी। इसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि एक चेकसम की फील्ड होती थी IP वर्जन 4 के हेडर में,
अब वो आईपी वर्जन 6 के हेडर के अंदर मौजूद नहीं है। क्या वजह है उसकी? आईपी वर्जन 4 का जो हेडर था उसका चेकसम वाज लिमिटेड ओनली फॉर द हेडर कंटेंट्स, कि हेडर के जो कंटेंट्स होते थे सिर्फ उसी के ऊपर आप लोग चेकसम लगाया करते थे। ठीक है, और ऑब्वियसली इस चेकसम का एज सच फायदा तो कोई था नहीं, क्योंकि आपका जो आईपी वर्जन 4 है वो रीट्रांसमिशंस तो उस चेकसम की बेसिस के ऊपर करता नहीं था। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा तो तब है ना कि एरर आपने चेकसम यूज़ करते हुए डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद डिस्कार्ड किया, और डिस्कार्ड करने के बाद आपने रीट्रांसमिशन मंगवाई। तो जब आप काम ही नहीं कर रहे तो ऐसी फील्ड का फ़ायदा क्या? तो आईपी वर्जन 6 को बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इन्होंने फील्ड्स को कम करने के लिए या साइज़ हेडर का छोटा रखने के लिए चेकसम की फील्ड को रिमूव कर दिया गया। तो उससे ये हुआ कि अब प्रोसेसिंग जो है वो आपके पास डेफिनेटली आपका जो हेडर साइज़ है वो कम हो गया, और जो प्रोसेसिंग जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया आपका। ठीक है, हर हॉप के ऊपर, क्योंकि अब हेड छोटा है तो छोटे हेडर को अब रीड करते हुए टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, उसके अलावा आपकी ऑप्शंस की एक फील्ड होती थी आईपी वर्जन 4 के अंदर, आईपी वर्जन 6 में अब वो फील्ड भी नहीं है। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शंस यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अब आप हेडर के अंदर वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ऑप्शंस की फील्ड यूज़ करनी है तो आप लोग जो ऊपर के हेडर के अंदर जो टीसीपी या यूडीपी का हेडर है उसकी जो ऑप्शंस की फील्ड है वो यूज़ करेंगे, और फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऊपर की फील्ड जो है वो आपके पास ये है, और इसके अंदर ऑप्शंस की फील्ड के अंदर मैंने कुछ काम किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस की फील्ड is allowed, but that is outside of the header, indicated by the next header field. तो नेक्स्ट हेडर फील्ड के अंदर आपके पास एक्चुअली क्या वैल्यू होती है कि ऊपर की लेयर के ऊपर आपका प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है। नेक्स्ट हेडर जो ऊपर का हेडर है वो आपका टीसीपी का है या यूडीपी का है। तो अब आप साथ ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टीसीपी के हेडर के अंदर आपने ऑप्शंस भी जो है वो यूज़ की हुई है, तो ऑप्शंस यूजेबल हैं। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे जो डिफरेंस नजर आएगा दैट इज कि जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया था दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द आईपी वर्जन 4। ठीक है, जब आईपी वर्जन 6 आया और आईपी वर्जन 6 के अंदर हम लोगों ने प्रायोरिटाइजेशन की, और आपके पास जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंश्योर करने के लिए काम किया, तो डेफिनेटली आपको कुछ एडिशनल काम भी करवाने थे अपने आईसीएमपी से, एंड द ओल्ड आईसीएमपी वाज नॉट एबल टू यूज दैट। ट्रबल शूटिंग आईसीएमपी पुराना वाला जो है वो आईपी वर्जन 6 के मुताबिक नहीं कर सकता था। ठीक है, तो आईसीएमपी का नया वर्जन आपका बनाया गया, आईसीएमपी का वर्जन 6 क्रिएट किया गया स्पेसिफिकली फॉर आईपी वर्जन 6। ठीक है, और उसके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए। दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स, एंड द चेंजेस आर नॉट लिमिटेड टू दीज टू पॉइंट्स, जो कि पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के दरमियान काम कैसे किया जाता है, क्योंकि वाइल वी आर राइट नाउ इन द माइग्रेशन फेज, तो माइग्रेशन फेज में कुछ मेरे पास जो कोर नेटवर्क की डिवाइसेस हैं वो आईपी वर्जन 6 के ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, अपग्रेड, और कुछ डिवाइसेस अभी तक अपग्रेड नहीं हुई हुई हैं आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 के ऊपर। तो कुछ जो डिवाइसेस जो पुराना वर्जन ही चला रही हैं वो कैसे हैंडल करती हैं आईपी वर्जन 6 का डेटा, वो ज़रा देखते हैं। देखें, आइडियली तो ये था कि ड्यूरिंग द माइग्रेशन फेज एक अनाउंसमेंट हो जाती पूरी दुनिया के अंदर कि जनाब आज हम लोग सारी दुनिया की जितनी भी मेरी कोर नेटवर्क की डिवाइसेस हैं, जितने भी रूटर्स हैं, हम उन सबको अपग्रेड करेंगे। और थोड़ी देर के लिए आप बेसिकली नेटवर्क को डाउन करते, और सारी दुनिया के कोर नेटवर्क्स के जितने भी राउटर्स हैं उन राउटर्स को आप लोग चेंज कर देते, पुराने राउटर को निकालते उतारते और नया राउटर लगा देते। बट बेसिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। उसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो ये है कि आप लोग पूरी दुनिया का नेटवर्क इकट्ठा एक ही दिन बिठा नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डाउन टाइम इज फ्राउंड अपॉन, डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कंपनीज जो आपकी नेटवर्क की कंपनीज हैं, आपकी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू देयर वेंडर्स, कि आपके वेंडर्स जो हैं वो इंश्योर कर सकें कि आपका जो नेटवर्क है वो डाउन नहीं होगा। How many times have you experienced a downtime for YouTube, for example? How many times have you experienced a downtime for Google? ठीक है, just once in your life for a couple of minutes maybe at max. ठीक है, तो ये सोचें कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हम लोग डाउन टाइम फेस नहीं कर रहे होते। हाँ, मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात नहीं कर रहा जहाँ पे हमारे पास अक्सर जो है वो
आप लोग देखते होंगे कि खबर आ जाती है कि जनाब कराची से दुबई की तरफ या कराची से सिंगापुर की तरफ जाने वाली जो अंडर सी हमारे पास फाइबर ऑप्टिक की लाइन थी वो आपकी टूट गई है, और उसके टूटने की वजह से आपका इंटरनेट स्लो हो गया है। ठीक है, दैट कीप्स हैपनिंग। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी उसके भी डाउन टाइम हम लोग जो है वो कम कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक लाइन नहीं होती अंडर सी लिंक्स, हमारी मल्टीपल लाइंस होती हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर एक लाइन लेट्स से कि अगर ब्रेकअप हो भी जाती है, अगर एक लाइन के ऊपर हमारी मेंटेनेंस चल भी रही होती है, तो दूसरी लाइंस एज अ बैकअप हमारे पास लिंक्स मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टिविटी अपनी मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हमारे पास जो है ना वो हम लोग किसी एक दिन हम लोग या फिर किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में इकट्ठी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते, और इन्वेस्टमेंट करके आईपी वर्जन 4 के पुराने राउटर्स को उतार के आईपी वर्जन 6 के नए राउटर्स लगा देते। ठीक है, हर कंपनी को बेसिकली ये कह दिया गया, हर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को, हर कोर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को ये कह दिया गया कि यार आईपी वर्जन 6 की तरफ अब हमने माइग्रेट होना है। ठीक है, और कोशिश करें कि आप लोग जल्दी माइग्रेट हो जाए फॉर एग्जांपल। और हर कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपनी अपनी कैपेसिटी को और अपने रिसोर्सेज को देखते हुए हर कंपनी और हर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिवाइसेस को अपग्रेड कर रहा है। ठीक है, अब जब अपग्रेडिंग का फेज जब चल रहा है, तो अभी मैं आपको यही बता रहा था कि कुछ ऐसी डिवाइसेस होंगी जो कि आईपी वर्जन 6 के ऊपर चल रही हैं, और बीच में हमारे पास कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी मेरे पाथ के ऊपर कोई पाथ मुझे मिल जाएगी जहाँ पे मेरे पास जो है वो बीच में आईपी वर्जन 4 की डिवाइस लगी हुई है, दैट इज नॉट केपेबल ऑफ हैविंग आईपी वर्जन 6। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर बड़ा मसला पड़ जाता है। तो आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 को आपस में बेसिकली स्मूथ ट्रांजिशन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया, दैट वाज बेसिकली टनलिंग। टनलिंग के अंदर ये कहा जाता है कि लेट्स से कि रास्ते में अगर आपके पास आईपी वर्जन 4 का एक रूटर आ जाता है, ठीक है, आप आईपी वर्जन 6 का डेटाग्राम क्रिएट करके आप ट्रांसमिट करते हैं, कोर नेटवर्क से होते हुए अपनी पाथ लेते हुए वो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, और रास्ते में आईपी वर्जन 4 का एक हेडर आ जाता है। व्हाट विल हैपन? अब आईपी वर्जन 4 का जो राउटर है, आईपी वर्जन 4 का राउटर इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग आईपी वर्जन 6 हेडर। तो व्हाट विल इट डू? वो करेगा क्या? वो टनलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। टनलिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आईपी वर्जन 4 का जो राउटर है वो ये करेगा कि वो आईपी वर्जन 4 का एक डेटाग्राम बनाएगा। ठीक है, और उस आईपी वर्जन 4 के डेटाग्राम के अंदर वो आईपी वर्जन 6 का हेडर डालेगा। ठीक है, आईपी वर्जन 6 का डेटाग्राम जो पीछे से आ रहा था आईपी वर्जन 4 के रूटर तक, वो तो आ गया। अब आईपी वर्जन 4 के रूटर के ऊपर क्या हुआ कि आईपी वर्जन 4 के रूटर ने आईपी वर्जन 4 का एक डेटाग्राम बनाया, और उस डेटाग्राम का जो पेलोड था दैट विल बी द आईपी वर्जन 6 डेटाग्राम। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 के डेटाग्राम के अंदर हम लोग आईपी वर्जन 6 के डेटाग्राम को कैरी करके आगे फॉरवर्ड करवाते हैं। सही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आईपी वर्जन 6 के डेटाग्राम को एज अ पेलोड कंसिडर किया जाता है आईपी वर्जन 4 के डेटाग्राम के अंदर। ठीक है, और ये काम होता है आईपी वर्जन 4 के राउटर्स के ऊपर। तो आईपी वर्जन 4 का राउटर था, उसने बेसिकली आईपी वर्जन 4 का डेटाग्राम अब आगे फॉरवर्ड करना है, वो आईपी वर्जन 6 का डेटाग्राम फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो व्हाट विल इट डू? इट विल बेसिकली क्रिएट एन आईपी वर्जन 4 डेटाग्राम with the payload of the IP version 6 datagram that was incoming to that router। ठीक है, यहाँ पे ये इस डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा अगर आप लोग गौर से देखें तो आपको क्लियर होगा कि आईपी वर्जन 4 के अंदर आईपी वर्जन 4 का हेडर होता है जिसकी बेसिकली फील्ड्स होती हैं। आईपी वर्जन 4 की सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं, दूसरी फील्ड्स होती हैं। उसके बाद आईपी वर्जन 4 का पेलोड होता है। ठीक है, अब ये जो आईपी वर्जन 4 का जो पेलोड है, जो आईपी वर्जन 4 के हेडर के अंदर आप लोग या सेगमेंट डेटाग्राम के स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग जाएं, तो वहाँ पे जो सबसे नीचे वाली फील्ड जो डेटा की थी, जो पेलोड की थी, तो वो पेलोड बेसिकली अब क्या होगा, आईपी वर्जन 6 का डेटाग्राम होगा। तो आईपी वर्जन 6 का डेटाग्राम बेसिकली ओरिजिनली क्या है, आईपी वर्जन 6 के डेटाग्राम के अंदर आईपी वर्जन 6 का हेडर है और आईपी वर्जन 6 का पेलोड है। और वो पेलोड क्या है? दैट इज बेसिकली द टीसीपी और यूडीपी सेगमेंट और द ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट। ठीक है, तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट और उसके साथ लगा हुआ था आईपी वर्जन 6 का हेडर, बोथ ऑफ दीज क्रिएट आईपी वर्जन 6 डेटाग्राम। So this datagram is carried as a
IP version 4 payload in IP version 4 datagram. यहाँ पे अब आपको टनलिंग की थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अगर पिछली स्लाइड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि यार ये एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ज़रा इस स्लाइड के ऊपर ग्राफिकली आप लोग देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर मैं फिजिकल व्यू देखूं तो मेरे पास देखेंगे कि मैंने राउटर ए से राउटर एफ की तरफ जाना है, ठीक है। और राउटर ए जो है वो ऑब्वियसली आईपी वर्जन 6 का है, तो वो आईपी वर्जन 6 का हेडर और आईपी वर्जन लगाकर एक आईपी वर्जन 6 का डेटाग्राम बनाएगा। तो वो डेटाग्राम बेसिकली ओरिजिनली ए से एफ की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ए की से एफ की तरफ जाते हुए रास्ते में बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास आईपी वर्जन 4 का एक कोर नेटवर्क का हिस्सा है जो कि अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है। अब जो आईपी वर्जन 4 का जो हिस्सा है वो आईपी वर्जन 6 का हेडर पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो आईपी वर्जन 4 का रूटर बीच में लगे हुए हैं, तो सी और डी, ये बेसिकली एक, ये आईपी वर्जन 4 के हेडर नहीं पढ़ सकते। सॉरी, ये सी और डी जो है ये आईपी वर्जन 4 के हैं, तो आईपी वर्जन 4 के हैं, तो इसका मतलब है आईपी वर्जन 6 का हेडर ये लोग पढ़ने के काबिल नहीं है। बी को ये पता चलेगा कि मेरे साथ जो आगे कनेक्टेड है रास्ते में अगला राउटर, यानी कि सी, वो आईपी वर्जन 4 का राउटर है, पुराना राउटर है। तो बी क्या करेगा, अब बी ने बेसिकली टनलिंग का प्रोसेस यूज करना है। तो बी ये करेगा, क्योंकि बी तो बेसिकली बैकवर्ड कंपैटिबल है, बी आईपी वर्जन 6 का भी पढ़ सकता है और आईपी वर्जन 4 का भी पढ़ सकता है। तो बी ने क्या करना है, अब बी ने आईपी वर्जन 6 का हेडर लेना है, आईपी वर्जन 6 का पूरा डेटाग्राम इनफैक्ट लेना है, और उस पूरे डेटाग्राम को एज अ पेलोड भेजना है आईपी वर्जन 4 के हेडर के अंदर, ठीक है। आईपी वर्जन 4 के डेटाग्राम के अंदर क्या होगा, बी के पास जो इनकमिंग आ रही है, अब आप लोग देखेंगे फ्लो एक्स से आपके पास इनकमिंग आ रही है, ठीक है। सोर्स ए है, डेस्टिनेशन एफ है, और साथ आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट का आपके पास डेटा है, ठीक है। आईपी वर्जन 6 के अंदर ये बेसिकली आपके पास आता है आईपी वर्जन 6 के बी वाले राउटर के पास। बी को पता चलता है कि मेरे से आगे जो राउटर्स हैं वो आईपी वर्जन 4 के हैं, तो बी क्या करता है, बी बेसिकली एक आईपी वर्जन 4 का एक डेटाग्राम बनाता है, उस डेटाग्राम के अंदर एज अ पेलोड आईपी वर्जन 6 का डेटाग्राम डालता है और वो आगे भेज देता है। अब जो सोर्स है वो चेंज हो गई है, अब सोर्स मेरे पास कौन सी है, राउटर बी है, और जो डेस्टिनेशन है वो अगला आईपी वर्जन 6 वाला राउटर है, दैट इज राउटर ई। तो सोर्स बी हो गई और डेस्टिनेशन ई हो गई, ठीक है। तो ई को भेजेगा, ई बेसिकली ये देखेगा कि अच्छा मेरे पास आईपी वर्जन 4 का डेटाग्राम आ गया, तब उसने उसमें से आईपी वर्जन 6 का हेडर एक्सट्रैक्ट करना है, आईपी वर्जन 6 का डेटाग्राम एक्सट्रैक्ट करना है, और उस डेटाग्राम को एक्सट्रैक्ट करके वो अब आगे फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो इन लॉजिकल व्यू अगर आप लोग देखें, तो लॉजिकल व्यू के ऊपर क्या हो रहा है कि आपके पास बी और ई के दरमियान आप लोग एक इनविजिबल टनल बना रहे हैं आईपी वर्जन 4 की, ठीक है, जो कि आईपी वर्जन 6 के रूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो सीमलेसली बी और ई के दरमियान अब जो कनेक्शन आपने बनाया था, आईपी वर्जन 4 का डेटाग्राम फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन आईपी वर्जन 4 के डेटाग्राम्स के अंदर मेरे पास आईपी वर्जन 6 के डेटाग्राम्स मौजूद हैं। तो बी बेसिकली इनकैप्सुलेट करता है, रिप्लेस करता है, आईपी वर्जन 4 का डेटाग्राम बनाता है, और ई उस डेटाग्राम के अंदर से आईपी वर्जन 6 के डेटाग्राम को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर वो आगे उसकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन की तरफ भेज देता है। चलें, ये है टनलिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग मुझसे बाद में पूछ भी सकते हैं।